हमने कल आपसे कहा था कि बजट की ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हमने टोटल 10 लेक्चर्स अब तक डिलीवर किए हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, इसे हम आज एक और फाइनल लेक्चर दे करके वाइंड अप कर देंगे। जो कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैं आज आपको बता देता हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। जो रह गया था उसमें क्या है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर 10 को सुन लीजिए। दूरदर्शकों से निवेदन है कि इस लेक्चर के लिए लेक्चर 10 को भी सुन लें, उन्हें कंटिन्यूटी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एक प्रोविज़न यहाँ पर यह आता है कि IFSC गिफ्ट सिटी full of potential to become a center of international finance as well as a center for high-end data processing. An international bullion exchange to be set up as an additional option for trade by global market participants with the approval of regulator. क्या मतलब है, देखिए गिफ्ट सिटी, गिफ्ट का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। और IFSC का मतलब क्या है यहाँ पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। सो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं पुरानों की बात करूं तो लंदन है, न्यूयॉर्क है, सिंगापुर है, और अगर मैं उभरते हुए नयों की बात करूं तो शंघाई है, दुबई है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। इसी तरह से भारत में भी एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में स्थापित किया गया है और इसका नाम है गिफ्ट सिटी, दैट इज़ द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। इसका स्टेटस है ये एक तरह का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना है। सरकार का मतलब यहाँ पर क्या है, सरकार ने इस बार के बजट में ये कहा है कि एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यहाँ पर स्थापित करेंगे। क्या है ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और क्या महत्व है गिफ्ट सिटी का। देखिए जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, वहाँ पर जब आप गुजरात की लोकेशन देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि गुजरात में इस पर्टिकुलर गिफ्ट सिटी को इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ ये है, एक तो वहाँ की बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सिस्टम। कहीं पर भी अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर स्थापित करना है, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, तो स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होनी चाहिए, एक एंथुसिज्म होना चाहिए लोगों में, वो गुजरात में अवेलेबल है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए। ड्यू टू द पोर्ट सिटी, ड्यू टू द पोर्ट स्टेट, शुरू से ही इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है गुजरात में। चौथा, एक इम्पॉर्टेंट लाइन के ऊपर आना चाहिए, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर हम देखें, जो नेशनल हाईवे 8 से होके गुजरेगा, वहीं पर ये फॉल करेगा गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में। तो इसको रेल, रोड, वाटरवेज, रिवर कनेक्टिविटी सारी अच्छे से मिलेगी। और फिर इस पोजीशन से अगर हम देखें तो पर्शियन गल्फ़ आगे, दुबई, वहाँ से पर्शियन गल्फ़ होते हुए वाया रोड मेडिटेरेनियन सी, देन द यूरोपियन कंट्रीज़, वाया रेड सी आप स्विस कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी, देन द यूरोपियन कंट्रीज़, फिर वाया वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए साउथ ईस्ट नेशंस। तो इस तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी लाइन के ऊपर ये फॉल करता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का मतलब ये होता है कि देखिए विश्व भर में बहुत सी कंपनियां हैं, वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करती है। अब एक मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरी एक कंपनी है और इसे मैं इंटरनेशनली ऑपरेट करता हूँ कई जगहों पर, वहाँ की मुझे उस पर्टिकुलर कंट्री की टैक्स लायबिलिटीज़ को मैनेज करना, उस कंट्रीज़ में मुझे अपने फ़ंड्स वहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन करना, यहाँ से फ़ंड्स वहाँ ट्रांजैक्शन करना, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करना, उनकी पेमेंट्स का भुगतान करना, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ ले रहा हूँ मैं तो इनकी पेमेंट्स का भुगतान करना, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। ये वहाँ पर स्थापित होते हैं, स्किल्ड लोग वहाँ पर बैठते हैं, सारी नॉलेज उनके पास होती है। एक रॉबस्ट बैंकिंग सिस्टम, रॉबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम, बहुत ही मल्टी फंक्शनल कैपिटल मार्केट और एक इम्पॉर्टेंट बुलियन एक्सचेंज, एक इकोसिस्टम होता है इसका, ऐसा कहते हैं। निर्मला सीतारमन का कहना ये था कि हमारी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि जो गिफ्ट सिटी है इंडिया की, वो 4 साल से अच्छी विकसित हो गई। लगभग 19 इंश्योरेंस एंटिटीज़ वहाँ पर आ गई, लगभग 40 बैंकिंग एंटिटीज़ वहाँ पर आ गई, कैपिटल मार्केट काम करने लगेगा।
ऐसे में कमी है एक इकोसिस्टम को पूरी करने की, वो है एक बुलियन एक्सचेंज का होना। बुलियन एक्सचेंज यहाँ पर नहीं थी, वो भी अब हम स्थापित करने जाएंगे, तो ये फिर फुल फॉर्म में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, बुलियन एक्सचेंज क्यों है? तो बुलियन एक्सचेंज बनाने का उन्होंने वादा इसलिए किया है कि इससे बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, ये सारी चीज़ों का लाभ इसको मिलेगा। बुलियन एक्सचेंज क्या है? देखिए, मुद्दे की बात ये है कि जैसे आपके कंट्री में एक सिक्योरिटी एक्सचेंज है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हम दलाल स्ट्रीट के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे बेचे जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज। शेयर्स खरीदे बेचे जाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, इसको ही आप शेयर्स खरीदना बेचना कहते हैं। इसका बेसिस क्या रहता है कि शेयर की एक वैल्यू होगी, वैल्यू किस आधार पर रहेगी कि भाई उस कंपनी की एक वैल्यू है, वो इसलिए है कि वो कंपनी कोई काम कर रही है। तो अब ऐसे में बुलियन यानी कि गोल्ड मार्केट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। ऐसे में अगर हम एक बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल लेवल की इंडिया में स्थापित करते हैं, वो भी उस गिफ्ट सिटी में, जिसे आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का नाम देते हैं, तो होगा ये कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर जो भी गोल्ड के ट्रेडर्स हैं, वो जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंजेस का फ़ायदा अब तक उठा रहे हैं, उसमें वो इंडिया भी शुमार हो जाएगा और वो यहाँ की बुलियन एक्सचेंज मार्केट का फ़ायदा उठाएंगे। यानी कि गोल्ड के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको गोल्ड तो भैया बेचना ही है, तो गोल्ड बेचने के लिए बोलियाँ लगेंगी, गोल्ड कितने में बिकना है, कितने में नहीं बिकना है, गोल्ड की फॉरवर्ड बुकिंग आगे आने वाले दिनों के आपके लिए आप बुकिंग कर लेंगे ताकि आगे बढ़ता हुआ प्राइस या गिरता हुआ प्राइस आपको कोई शौक ना दे दे। ये सारी चीज़ें एक ट्रेड एक एक्सचेंज के थ्रू होती हैं और यहाँ पर ये एक्सचेंज कौन से है, बुलियन के रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, बुलियन एक्सचेंज। लेकिन ये क्या है, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, तो इनसे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कह रहे हैं। इसका लाभ फायदा भारत को भी होगा। देखिए, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर गोल्ड ट्रेड होगा, हर चीज़ होगी, तो इसका लाभ ये होगा कि वहाँ पर बुलियन रिफाइनरीज लगेंगी। बुलियन को रिफाइन भी तो करना है, गहने बनाने हैं, सब कुछ करना है, कुंदन को पिघलाना है, सोना बनाना है, सब कुछ सारी प्रक्रिया होती है, तो बुलियन रिफाइनरीज लगेंगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर कई बड़े लेवल पर टेस्टिंग लेबोरेटरीज लगेंगी, तो गोल्ड को टेस्ट भी करना होता है, तो टेस्टिंग लेबोरेटरी से भी टेक्नोलॉजी आएगी, साइंस आएंगे और रोज़गार आएंगे। फिर सरकार का ये मानना है कि इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को हम एक ऐसे हब के तौर पर भी डेवलप करेंगे जो बहुत ही प्रीशियस मेटल की टेस्टिंग के लिए भी जाना जाए। प्रीशियस मतलब जो भी चीज़ में बहुत वैल्यू है ना, जो वर्थ है, जो एक तरह के एसेट्स के तौर पर एक्सचेंज होते हैं इंटरनेशनली, उन सब चीज़ों का यहाँ पर एक्सचेंज हो, ये उनकी कल्पना है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रीशियस मेटल्स और बुलियन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हों, ऐसा उनका मानना है। इसके लिए अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने वहाँ पर विजिट भी किया है मार्च महीने में और उन्होंने सारी रूपरेखा तैयार कर ली है। इससे भारतीय सुनारों को, जो ज्वेलर हैं ग्रुप्स, उनको भी फ़ायदा होगा। इससे होगा ये कि अब जब इंडिया में एक बुलियन एक्सचेंज इस्टेब्लिश हो जाएगी और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, इतनी बड़ी आवश्यकता उसे रहती है, तो ये माना जाता है कि जब आपकी अपनी कंट्री की टेरिटरी में एक डेडिकेटेड रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर है जो गिफ्ट सिटी को रेगुलेट करता है, गिफ्ट सिटी के लिए एक डेडिकेटेड रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर के तहत जब ये बुलियन एक्सचेंज काम करेगा, तो जो सेलर है गोल्ड का और जो बायर है गोल्ड का, बी इट एनीबडी, कोई इंडिविजुअल्स हैं, कोई कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बी इट एनीबडी, सेलर और बायर जब इस रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में, इस ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो वहाँ से फिर जो प्राइस ब्रेक होगा उस बुलियन का, वो जो कीमत उभर करके आएगी, इसे कहते हैं प्राइस डिस्कवरी, ये बहुत ही जेन्युइन होगी। तो एक अच्छी प्राइस डिस्कवरी होगी, ट्रांसपेरेंट एक्शंस होंगे और इंडिया के बारे में ये माना गया है कि इंडिया आने वाले समय फ्यूचर में इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस सेटर हो जाएगा, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोने का प्राइस है वो भारत की इसी गिफ्ट सिटी से तय हुआ करेगा और ये भारत के लिए भी लाभदायक रहेगा। इस तरह से एक गिफ्ट सिटी की कल्पना दी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होगा, इंटरनेशनली हम और बेटर कनेक्ट होंगे। शंघाई, दुबई की परिकल्पना पर ही गिफ्ट सिटी को उभारने का एक प्रयास सरकार करेगी, रोज़गार पैदा होंगे और इन्वेस्टमेंट्स तो आएंगी ही, ये सरकार का मानना है। तो ये इसका कहना था, वो मैंने आपको समझा दिया।
अगला प्रावधान जो सरकार लाई थी वो डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल के कॉन्टेक्स्ट में लाई थी। आपको पता होना चाहिए सरकार का ये कहना था कि हम एक नया टैक्स रिजिम लेकर के आए हैं डायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में, जिसमें जो एग्जम्पशंस अब तक आप लेते हैं, चाहे ATC के अंदर लेते हैं या D के अंदर रहते हैं, जैसे आपने कोई LIC लिया था तो उसकी 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन आप ले सकते हैं, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसका एग्जम्पशन आप ले सकते हैं। तो जो भी आपका टैक्स बनता है उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसमें भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं जो भी आपने सेविंग्स की है। सरकार इस तरह से सेविंग्स को प्रमोट किया करती थी। सरकार कहती है कि हम एक नए टैक्स एग्जम्पशन की तरफ, एक नए टैक्स रिजिम की तरफ आए हैं जिसमें अगर आप अपनी लगभग 70% एग्जम्पशंस जो अब तक आप ले रहे हैं उनको छोड़ दें पूरी तरह से, तो उसके बाद आपको ये घटे हुए टैक्स भरने पड़ेंगे। इसको कहा गया है न्यू टैक्स रिजिम। अब आपकी चॉइस है कि आप इस नए टैक्स रिजिम में आना चाहते हैं या पुराने टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं। एक बार आप नए टैक्स रिजिम में आ गए तो आपकी वो सारी एग्जम्पशंस के बेनिफिट्स जो हैं वो चले जाएंगे, और अगर आप एग्जम्पशंस के साथ रहना चाहते हैं तो आप रह लीजिए। सरकार की इसके पीछे मंशा ये थी कि हम ये इसलिए लेकर के आए हैं कि लोग विलिंगली, बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में जो किसी तरह की कोई एग्जम्पशन लेते ही नहीं हैं, और फिर तो इसलिए हम एक टैक्स रिजिम नया लेकर के आए, क्योंकि भारत में कई प्रकार की टैक्स एग्जम्पशन प्रोसेस हैं, बहुत सारे। सरकार कहती है कि इससे उस पर्सन के लिए भी डिफ़िकल्टी होती है जिसे एग्जम्पशंस लेनी होती हैं, उसे कई तरह के लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिटर्न फाइलर की हेल्प लेनी पड़ती है। इससे सरकार को भी प्रॉब्लम आता है असेसमेंट में, उनसे कई तरह के एग्जम्पशंस को देखना पड़ता है, वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों आने वाले समय में सरकार कहती है कि हम इस प्रोसेस को इतना सिंपल कर देना चाहते हैं कि हम सारी एग्जम्पशंस यहाँ से बाहर कर देना चाहते हैं। कोई एग्जम्पशन चाहते ही नहीं है कि एक एग्जम्पशन फ्री सिस्टम हो पूरी कंट्री का, उसके लिए एक पहला कदम ये रखा गया है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया उतनी कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम काफ़ी वीक था। ऐसे में सरकार एक प्रेशर के तौर पर लोगों को मजबूर करती थी कि भाई वो किसी तरह से कोई एग्जम्पशन लेने के डर के लालच में कोई ना कोई इंश्योरेंस या कोई अदर पैकेजेस ले ले, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या कुछ भी, और इससे उनकी एक सोशल सिक्योरिटी आती थी। लेकिन अब ये चले जाने से एक से सोशल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगी, क्योंकि वो लोग अगर न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट हो गए तो फिर वो सेविंग्स और इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दूसरा उनका कहना है कि बहुत सा वर्ग ऐसा है जो सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में है, तो वो इस दिशा में आना नहीं चाहेगा। ऐसे में वो सरकार पे सवाल उठाते हैं कि भाई आपको चिंता नहीं है सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क की। तो सरकार का इसमें ये कहना है कि काफ़ी हद तक अब सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क चीज़ें हम लेकर के आए हैं, जैसे अटल पेंशन योजना हम लेकर के आए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको घर दिया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, 2022 तक सबको घर देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर के आए हैं, जिसमें लगभग 40 करोड़ लोग देश के कवर हो जाएंगे। इस तरह से हम अब सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के तौर पर स्कीम लेकर के आए हैं। जनधन अकाउंट खोला, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जाते हैं। तो धीरे धीरे माहौल बनेगा कि लोगों की अपनी पूरी चॉइस है कि वो एक नए टैक्स रिजिम क्या है। टैक्स रिजिम सिंप्लीफाइड होना चाहिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तभी एफिशिएंट हो सकती है, वरना टैक्स कंप्लायंस प्रॉपर हो नहीं पाएगा। उसी की दिशा में सरकार ने कहा कि हमने ये किया है। सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि उसको 40,000 करोड़ का सरकार बोलती है कि हमें नुकसान होगा। कॉरपोरेट टैक्स के दिशा में सरकार क्या कहती है? सरकार, मैंने पीछे हमारा लेक्चर है, हमने प्रीलिम्स 2020 इकोनॉमी करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाइए। उसमें आपको हमारे फाइनेंस कमीशन के, बजट के और आने वाले दिनों के इकोनॉमिक सर्वे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, और उसी में हमारी इकोनॉमी के कुछ और भी लेक्चर हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। उसमें मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स को सरकार ने नई कंपनियों के लिए कट किया है। अब वो जो नई कंपनियों के लिए सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, उसमें सरकार ने वो बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज़ को। जो नई कंपनियों के अलावा कंपनीज़ हैं, अगर उनको भी यही प्रावधान दिया गया है कि अगर वो कोई एग्जम्पशन नहीं लेते हैं, अगर वो कोई एग्जम्पशन नहीं लेते हैं तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स भरना है 22%। अगर वो एग्जम्पशंस लेते हैं तो फिर उन्हें भी पुराना टैक्स रिजिम फॉलो करना है। लेकिन ये जो नई कंपनियों के लिए 15% का कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम लाया गया था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज़ को भी इसमें अब इनरोल कर लिया गया है। तो सरकार का अब ये कहना है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स अब इंडिया चार्ज करता है। इसका उद्देश्य ही यही था कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल को बढ़ाया जाए, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके डिस्पेंस में, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ा जाए, क्योंकि बैंक लोन नहीं दे रहे थे। सिक्योरिटी मार्केट से, इक्विटी मार्केट से पैसा मोबिलाइज हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन में थी और कंपनियों के शेयर डाउन में जा रहे थे। इसकी वजह से सरकार ये चाहती थी कि एटलीस्ट जो टैक्स के माध्यम से उनकी जेब से पैसा कट रहा है, उस पर अगर बोझ थोड़ा कम कर दिया जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स कट हो जाने से उनकी जेब में पैसा बचेगा, तो जो पूंजी उनके हाथ में बचेगी उसको वो निवेश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे क्रम। और इसी के लिए ये प्रावधान लगाया गया था कि अगर नई कंपनी लगती है
उस नई कंपनी को 15% के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये माना गया था उस समय में कि जो कंपनीज नए वेंचर्स आने रुके हुए हैं वो नए वेंचर्स आएंगे, इससे एक अर्थव्यवस्था की पहिया चल पड़ेगा। इसके ऊपर हमारा डिटेल में लेक्चर भी है, वो आपको सुनना है। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब सपोज़ कीजिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो सरकार ने ख़त्म कर दिया है। किसके ऊपर? जो पर्सन डिविडेंड दे रहा है। समझिए इसका क्या मतलब था। अब सपोज़ कीजिए कि मेरी एक कंपनी है, मेरी उस कंपनी को मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया हुआ है और उसके माध्यम से ये हो रहा है कि लोग मुझसे शेयर खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, अब आपने मान लीजिए मुझसे शेयर खरीदा। अब मान लीजिए एक मैं हूँ जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में है, और मान लीजिए ये जो बोर्ड है ये एक पर्सन है जिसने मुझसे शेयर लिए हैं। अब जब मेरी कंपनी मुनाफा कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो जिसने मेरे शेयर लिए हैं मैं उसे डिविडेंड भी दूंगा। अब हो ये रहा था कि जब मैं इसे डिविडेंड दे रहा हूँ तो जितनी अमाउंट का डिविडेंड दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एक प्रोपोर्शन में सरकार ने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने पे भी एक टैक्स लगाया हुआ था। ऐसे में ये मेरे ही ऊपर एक, अब मैं डिविडेंड नहीं दूंगा तो शेयर धारक मेरे शेयर बेच के चला जाएगा, वो ये कहेगा कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते। तो डिविडेंड देना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं जब उसे डिविडेंड दे रहा हूँ उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो टैक्स भी मुझी से कट रहा है। तो ये तो मेरे ऊपर बोझ है एक एक्स्ट्रा, और ये भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉर्पोरेट कल्चर को नेगेटिव करने वाला सिस्टम था, जिसमें ये माना गया कि भाई आप कॉर्पोरेट की जेब में पैसा कम क्यों छोड़ रहे हैं, निवेश कैसे होगा, वो ग्रोथ कैसे करेगा, कैपिटल कहाँ से आएगा, जबकि ऑलरेडी बैंक और एनबीएफसीज जो हैं वो पैसा दे नहीं रहे हैं। ऐसे में ये सरकार ने अब कहा कि इसको बदल दिया हमने, जो पर्सन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उस पर नहीं लगेगा। अब जिसको वो मिल रहा है, यानी कि ये जो शेयर धारक था इसको मिला ना डिविडेंड, तो अब वो इसकी इनकम में काउंट होगा, तो इसकी इनकम पे लगेगा। तो मेरे से वो बोझ हट गया। इससे भी ये कहा गया है कि कॉर्पोरेट्स को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, और सरकार कहती है कि इससे हमारा 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये है स्टार्टअप्स के लिए क्या मैं पढ़ के बता देता हूँ ये भी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रिमूव्ड मेकिंग इंडिया अ मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन डिडक्शन टू बी अलाउड फॉर डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम इट्स सब्सिडरी। मान लीजिए कि मैं होल्डिंग कंपनी था, मेरी कोई सब्सिडरी थी, उसने मुझे डिविडेंड दिया है, तो अब अल्टीमेटली ये डिविडेंड उस सब्सिडरी कंपनी के एंड पे नहीं कटेगा टैक्स, ये जिसको मिला है उसके एंड पे कटेगा। यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसके एंड पे कटेगा, जो दे रहा है उसके एंड पे नहीं कटेगा। अगला कंसेप्ट है स्टार्टअप्स के लिए क्या लेकर के आए हैं। स्टार्टअप्स विद टर्नओवर अप टू ₹100 करोड़ to enjoy 100% deduction for 3 consecutive assessment years out of 10 years। देखिए पहले ये होता था कि जो स्टार्टअप्स नए लगाए जा रहे हैं उनको ये कहा जाता था कि जब आप लगेंगे उसके किसी भी 7 साल में, किसी भी 7 ईयर्स में आप 3 ईयर्स तक कंप्लीट टैक्स एग्जम्पशंस ले सकते हैं। ठीक है, टैक्स हॉलीडे मान लीजिए इसे। अब ये 7 साल की अवधि को बढ़ा करके कर दिया है 10 साल। अब आप 10 साल के भीतर कभी भी 3 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं जब आपको ज़रूरी लगता है। अगला है टैक्स पेमेंट ऑन ESOPs डेफर्ड। ESOPs क्या होते हैं? ESOPs, इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें ये प्रावधान होता है, मान लीजिए कि मेरा एक नया स्टार्टअप है, मेरा एक स्टार्टअप है। अब एक स्टार्टअप के तौर पर मैंने अपने आप को शुरू किया है, तो मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए। मैं तो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अपने लेवल पर प्रयोग कर रहा हूँ, चीज़ों को जानने समझने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कई तरह की इनोवेशंस होंगी, कई चीज़ों को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो खुद मेरे साथ भी एक रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग भी एक रिस्क लेकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनका भी वो करियर का गोल्डन पीरियड होता है। वो भी उस समय कुछ और कर सकते थे, किसी इस्टेब्लिश्ड फर्म के पास जा सकते थे, किसी अच्छी जॉब में पैकेज में जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो मुझे जॉब कर रहे हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनका टैलेंट, उनके स्किल्स, तो वो भी एक तरह का रिस्क ही ले रहे हैं। ऐसे में होता ये है कि स्टार्टअप्स में एक कल्चर एग्जिस्ट करता है, और वो स्टार्टअप कल्चर ये है कि जो ज्वाइन हो रहा है उसे आप एक तरह से सैलरी ना दे करके, जो कंपनी है जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन हो रहा है उसमें स्टॉक दे देते हैं। आप स्टॉक दे देते हैं, दोनों मिलकर के एफर्ट्स करेंगे, दोनों दिन रात हार्डवर्क करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, तो दोनों के पास स्टॉक्स हैं। और वो स्टॉक्स जो हैं, ESOPs का मतलब ही है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, ESOPs तो ESOPs, तो इसका मतलब ही यह है कि अब जब स्टॉक है उसके पास, तो कंपनी के लिए दिन रात वो मेहनत करेगा, नए इनोवेशंस लेकर के आएगा, हार्डवर्क करेगा, मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करेगा, प्रोडक्ट सेलिंग करेगा, कंपनी विल ग्रो, तो देन द स्टॉक्स विल अल्टीमेटली ग्रो, बिकॉज द वर्थ ऑफ द कंपनी विल ग्रो, देन द अर्निंग ऑफ दैट पर्सन विल ग्रो।
तो एक तरह से इस सिस्टम के तहत स्टार्टअप्स जो है एक ल्यूक्रेटिव ऑफर क्रिएट करते हैं उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ उन्हें आकर के ज्वाइन करना चाहते हैं, और एम्प्लॉयज़ भी इसमें एक सिक्योरिटी फील करते हैं। तो इसके तहत अब ये है कि ई शॉप्स पे टैक्स लगा करता था, सरकार ने अब स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा रूम छोड़ दिया है कि उनको अपने स्टाफ अट्रैक्ट करना ईजी हो जाए और उन पर बर्डन ना पड़े, क्योंकि स्टाफ जो है वो ये कहने लगा था कि भाई हमारे ई शॉप्स पे टैक्स लगता है, तो इसके तहत अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है ये हमारे लिए अब करेक्ट नहीं है। तो सरकार ने अब इसे डेफर कर दिया है, 4 साल की अवधि दे दी है कि 4 साल तक। इसमें कुछ और भी फर्दर क्लॉज हैं कि जो भी अर्ली हो जाएगा, अर्ली का मतलब या तो 4 साल, या जब आप वो स्टॉक्स बेच रहे हैं, या जब आप वो कंपनी छोड़ रहे हैं, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उस समय में फिर आप पे ऊपर टैक्स लगेगा। बट 4 साल का तो समय दे ही दिया ना, तो इससे अब जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें एक रूम मिल गया, और अब वो बिना उनके एम्प्लॉयज़ बिना टैक्स जो भरेंगे इस बर्डन के फ्री होकर के वो अब काम करेंगे, तो इससे स्टार्टअप को भी लाभ होगा। इस तरह से स्टार्टअप कल्चर को सपोर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे क्या किया गया है, रोकिए मैं देखिए, लंबे समय से हमारे देश में एक मांग थी कि कॉरपोरेट सेक्टर ये कहता था कि भाई जो कॉरपोरेट और कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर, इन्हें एट पार लाया जाए। उसी के तहत अब प्रयास किए गए हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नया प्रावधान आ चुका है कि पैरिटी बॉट बिटवीन कोऑपरेटिव्स एंड द कॉरपोरेट सेक्टर, ऑप्शंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी टैक्स्ड एट 22% प्लस 10% सरचार्ज।